सभी को राम राम खम्मा गणी। स्वागत है आपका फिर से टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रकाश। मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत तहे दिल से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने गत की क्लासों के आगे वाला टॉपिक, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था मियाजी मांगलिया और हड़बू जी, उससे पहले पढ़ा था हमने बाबा रामदेव जी, और उससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था हमने लोक देवता का सामान्य परिचय। तो आज की क्लास में हम लोक देवता बाबूजी राठौड़ को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। उनके बारे में आने वाले फैक्ट, उनसे जुड़ने वाली थ्योरी भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, जैसे टू लाइनर, थ्री लाइनर, जैसे उनके बारे में फैक्ट है, उनके बारे में बताने, जैसे एक दो कहानियाँ हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियोज पसंद आ रहे हों। आपका प्यार सपोर्ट के लिए सभी का धन्यवाद। तो आज की अपनी हेडिंग रहेगी पाबूजी राठौड़। तो शुरू करते हैं पाबूजी राठौड़ से। तो हेडिंग लगाते हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। तो सबसे पहले अपना यही काम रहता है कि सबसे पहले इनका आधार कार्ड बनाते हैं, बाद में इनसे जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इनका जन्म, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जन्म। जन्म हुआ था इनका 1296। 1296 कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था कोल्लूमंड। कोल्लूमंड जो कि है जोधपुर जिले में। कोल्लूमंड जो कि जोधपुर जिले में है। वर्तमान में ये फलोदी जिले के अंतर्गत आता है। और इनके माता का नाम था कमला दे। इनके माता का नाम कमला दे और इनके पिता का नाम दांदल देव राठौड़। पिता दांदल देव राठौड़। इनके माता पिता और इनका जन्म के बारे में बात की। ये जो तिथि है, इसके बारे में इसकी अलग अलग भ्रांतियां मिलती हैं। कई कई किताबों में लिखा हुआ है, कई किताबों में और लिखा हुआ है, कई किताबों में इसके बारे में कोई फिक्स, हालांकि इसके इनके जन्म के तिथि के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी मैंने आपको एक फिगर लिखवाया है ताकि आपको भी अंदाजा रहे कि लगभग कौन सी तिथि में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी बात करते हैं इनकी पत्नी का। पत्नी का नाम था राधा प्यार दे, सुप्यार दे, सुप्यार दे। इनका एक और नाम मिलता है, इनका नाम एक और इनका एक और नाम मिलता है जिनका नाम है फुलम दे। इनका एक अन्य नाम मिलता है, ये सूरजमल सोडा, जो कि पाकिस्तान अमरकोट की राजकुमारी थी ये इनके पिता का नाम हो गया। और सुप्यार दे बाबूजी राठौड़ के वीर गति के प्राप्त होने के बाद इनके बाद ये सती हुई थी। इनके बाद ये सती हुई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई ऐसे कौन से लोग देवता थे जिनकी पत्नी उनके मृत्यु के बाद सती नहीं हुई थी? तो उनमें ये अपने बाबूजी राठौड़ नहीं है। बाबूजी राठौड़ उसमें नहीं है। उनमें अलग लोग देते हैं जिनके हड़बू जी कहा जाता है। वो हड़बू जी है जो उनकी पत्नी उनके बाद मृत्यु के बाद या इनको वीरगति के प्राप्त होने के बाद वो सती नहीं हुई थी। बात करते हैं आगे की कड़ी में। इनका भाई का नाम था बूढ़ो जी। इनके भाई का नाम बूढ़ो जी था। और बात करते हैं इनके भक्तों और सहयोगी या भक्त कह दो आप। तो इनके 3 भक्त या सहयोगी हुए थे। तीनों भक्तों के नाम मैं आपको क्रम से यहाँ लिखवा रहा हूँ।
चांदा, डेरा, जिसे डामा भी कहा जाता है, डामा भी इनका एक उपनाम था, और एक था हरमल। ये तीनों इनके भक्त या इनके सहयोगी या इनके वो घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मित्र मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज करते ही ब्लू टिक, वो वाले घनिष्ठ मित्र। एक तो वो होते हैं जिनका अपने मैसेज करने के बाद 15-20 मिनट में जवाब आता है, HMM, वो वाले नहीं। जैसे मैसेज किया हेलो भाई, तो उन्होंने तुरंत हाँ भाई बोल क्या, वो वाले मित्र। ये तीनों इनके भक्त और सहयोगी माने जाते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो इनकी बहन के बारे में लिख देता हूँ। इनकी बहन का नाम था, इनकी बहन का नाम था गुलाब कंवर। गुलाब कंवर, इनकी बहन का नाम था गुलाब कंवर। गुलाब कंवर के विवाह को लेकर इनकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। वो कैसे हुई थी, क्या हुई थी, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो इनकी बहन का नाम गुलाब कंवर था, और इनका विवाह है जो हुआ था जाइल के जागीरदार, जाइल के जागीरदार जिंदराव खींची के साथ इनका विवाह हुआ था। जिंदराव खींची के साथ इनकी बहन का विवाह हुआ था। तो यहाँ से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो आगे जाके मैं जस्ट आगे वाले पार्ट में बताने वाला हूँ कि भाई इनसे कैसे रिलेटेड है। बाकी माता पिता और भाई ये तो फैक्ट वाले क्वेश्चन हो गए, वन लाइनर वाले फैक्ट वाले क्वेश्चन हो गए। तो आगे मैं बात करने वाला हूँ कि भाई आगे की कहानी क्या थी। आगे की कहानी चलेगी इनकी बहन पर, इनकी बहन पर आगे की कहानी चलने वाली। तो ये जिंदराव खींची है, ये बाबू जी के क्या हो गए, जिंदराव खींची बाबू जी के हो गए बहनोई। ये जिंदराव खींची बाबू जी के बहनोई हो गए। तो इस प्रकार ये अपना सामान्य परिचय इनके बारे में हुआ। और एक फैक्ट मैं इनके बारे में और लिखवा देता हूँ, इनका प्रतीक है जो वन लाइनर में वो लिखवा देता हूँ। इनका प्रतीक, प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही, ये इनका प्रतीक चिन्ह हो गया। इस प्रकार अपना आधार कार्ड वाला मामला जो है वो यही संपूर्ण होता है। इसके बाद बात करने वाले इनकी इनकी आगे की जीवनी के बारे में, क्या क्या कहानियाँ, क्या क्या कथित, क्या क्या किंवदंतियाँ प्रचलित है, उनके बारे में बात करने वाले। तो ये अपना सामान्य से परिचय बाबूजी राठौड़ के बारे में हुआ। तो आगे हम बात करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि आप साथ साथ नोट बनाओगे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, फिर आपकी चॉइस है। मेरा काम तो कहना है भाई, फिर आप मानो ना मानो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे और उसको वापस तब नहीं पढ़ोगे परीक्षा आने से पहले, तब तक शायद मेरे ख्याल से भाई सिलेक्शन की चांस कम है। अगर ये नहीं कहता कि सिलेक्शन नहीं होगा, आप नोट्स नहीं बनाओगे तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, लेकिन अगर एक आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, परीक्षा आए पास में तब उसको आप रिवाइज कीजिए। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान अपने नहीं देना है भाई। कि मारवाड़ी में कह रहे ज़्यादा ज्ञान वालों अपने नहीं चाहिए भाई। तो सीधी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर लो। आधार कार्ड के बारे में मैंने बात कर ली, तो अब आगे बात करते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, उसके बाद बात करते हैं आगे की कहानी की। तो आईडी वापस लगा देता हूँ, बाबूजी राठौड़। ये जो मैंने लास्ट में लिखा था पचिन, वो नीचे रह गया था, इसमें शायद स्क्रीन में आपको दिखा नहीं, वापस लिख देता हूँ चिन्ह। भाले लिए अश्वारोही। और एक इनका और फैक्ट है जो मैं आपको लिख देता हूँ, वंशज। ये वंशज थे रावसिया, क्योंकि खुद राठौड़ थे। रावसिया, रावसिया राठौड़ थे। तो ये अपने आप को रावसिया के वंशज मानते थे। रावसिया जो मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की, जिन्होंने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना, इनके बारे में मैंने नॉर्मल फैक्ट आपको लिखा है। तो बात करते हैं आसिया मूर्ति। आसिया मूर्ति
आसिया मोर्जी जो प्रसिद्ध कवि हुए थे, इन्होंने पाबू जी के जीवन पर पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। तो इनका ये ग्रंथ हो गया पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। और बिट्टू सुजा जो कि एक प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार लेखक हुए थे, बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा ने लिखा पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की। पाबूजीरा छंद नामक ग्रंथ की, ये दोनों रचना हो गई इनकी रचनाएं। ये पाबू जी की रचनाएं नहीं, पाबू जी के जीवन पर लिखी गई अन्य लेखकों के द्वारा लिखी गई रचनाएं जो मैंने आपको बताई, के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि बाबूजीरा छंद नामक रचना किसकी है, तो आपने आंसर हो जाएगा बिट्टू सुजा। और इसी प्रकार बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, आसिया मोर्जी। ये अपने नॉर्मल से क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार आगे बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को दिया था। बाबू जी को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को दिया जाता है। सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट यही लाए थे। कहा जाता है कि इन्होंने ऊंट सियल द्वीप से लाए थे। सियल द्वीप ऐसा किंवदंती है, लेकिन इस किंवदंती का मतलब ये होता है कि जिनके बारे में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, फिर भी उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि लोगों में प्रचलित है भाई जो चीज़ें वो तो है, उसको आप नहीं तो गलत ठहरा सकते और नहीं उसको साबित कर सकते भाई ये रियल में है कि नहीं। बाबू जी के बारे में सियल द्वीप की किंवदंती है जिसके बारे में आपको बताता हूँ भाई। बाबू जी की पत्नी सुपियार दे, ऐसा किंवदंती माना जाता है कि रावण की बहन थी और इन्होंने रावण को हराकर रावण की हड्डियों से इन्होंने अपना वो एक बनाया था वाद्य यंत्र, जिनको रावण हत्ता कहा जाता है। रावण हत्ता, रावण की हड्डियों से रावण हत्ता बनाया था और उनकी रावण की बहन सुपियार से विवाह करके वहाँ सियल द्वीप से ऊँट लाया था। सियल द्वीप मतलब श्रीलंका, वहाँ हराकर उसके हराने के बाद वहाँ से ऊँट लेकर राजस्थान में आए थे। और एक फैक्ट इनके बारे में ये और मिलता है कि नायक जाति के लोगों की रक्षा गुजरात के शासक अन्ना बाघेला से की थी। अन्ना बाघेला से नायक जाति के लोगों की रक्षा की, तो इनके नायक जाति के लोगों के भी ये आराध्य देव है। इस प्रकार एक और जाति है जिनके ये आराध्य देव है। तो यहाँ तो नीचे शायद आपको स्क्रीन में दिखेगा नहीं, तो शायद मैं इसको इरेज कर लूँ एक बार है। अब इसको नोट कर लो, इरेज कर ले लो, तब तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में नोट कर लिया करो। मैं तब तक इसको इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट बस है। तो थोड़ा सा सही में रखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अपने हिसाब से होगा। अगर हमने मेहनत की होगी अच्छी तो, अगर मेहनत नहीं की होगी तो अपने हिसाब से क्या, अपन जो सोच ही नहीं सकते वो होगा अपने साथ। मैं आपका नहीं, मैं मेरा भी कह रहा हूँ, जो मैं भी अगर मेहनत नहीं करूँगा तो मेरे साथ भी वही होगा, जो पता नहीं क्या होगा, उसकी बारे में बात अपन पहले नहीं कर सकते भाई। तो पहले करेंगे तो आप कहोगे सर आप डिमोटिवेट करते हो। तो रेबारी जाति के बारे में 2-3 फैक्ट हैं। रेबारी जाति के बारे में 2-3 फैक्ट हैं। और ऊंट पालक जाति, बाबूजी ने ऊंट इनको दिया था। बाबूजी ने ऊंट दी, सबसे पहले बाबूजी ने रेबारी जाति को ऊंट दिया था। तो रेबारी जाति के लोग विवाह में ऊंटनी
द्वारा तोरण मारते हैं। ऊँटनी द्वारा रेबर जाति के लोग विवाह में तोरण मानते हैं। अपने सामान्यतः भाई घोड़ी के द्वारा तोरण माना जाता है, लेकिन रेबरी जाति में ऊँटनी के द्वारा तोरण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इष्ट देवता बाबूजी ने इनको ऊँट में उपहार में दिया था। इस प्रकार ये तब से परंपरा चली आ रही है कि ऊँटनी पर बैठकर उनकी बारात निकाली जाती है। बारात भी निकली ऊँटनी पर बैठ कर निकाली। मेव जाति के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। मेव जाति के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। मेव जाति के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। लाइटर में स्याही कम हो गई, इसके कारण फीका चलने लगा, चेंज कर लेता हूँ। इनके बारे में सामान्य फैक्ट हो गए। बाबूजी को ऊँट रक्षक देवता भी कहा जाता है। बाबूजी को ऊँट रक्षक देवता, ऊँट रक्षक देवता। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता, इनके उपनाम हो गए। नाम हालांकि मैं आधार कार्ड में लिखवाता हूँ, फिर भी ये बड़े फैक्ट है, तो मैंने सोचा भाई बाद में लिखवा देंगे, क्योंकि ये बड़े जैसे वन लाइनर क्वेश्चन सीधा यहाँ से आ सकता है। इसलिए मैंने वहाँ आगे जाके लिखा है। इस प्रकार ये सामान्य से पर बाबूजी के बारे में होगा। आगे हम बात करते हैं। मैंने इसको इरेज कर लूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार एक दो फैक्ट और लिखा था बाबूजी के बारे में। उसके बाद बात करते हैं बाबूजी के विवाह की और क्या क्या कहानी घटित हुई उसके बारे में। कहानी है वो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये शायद मेरी पहली कहानी होगी। यदि आपको समझ में आए, पसंद आए तो देखना, आप बने रहिए। अभी जस्ट आगे कहानी आने वाली है। बाबूजी को ऊँट रक्षक देवता। तीन जाति द्वारा पूजा जाता है। वो तीन जातियां कौन कौन सी हैं? भील, नाइक, रायका या रेबारी। भील, रायका या रेबारी, ये इनके बारे में सामान्य सी परिचय हुआ। आगे की कहानी है जो मैं आपको कहानी अभी सुनाने वाला हूँ। कहानी आगे की यह है भाई कि बाबूजी के गांव में, ये जैसे बाबूजी का गांव हो गया, मैं इसको विरेज कर लेता हूँ, फिर आपको कहानी सुनाता हूँ, ताकि मैं आपको कुछ छायाचित्र बना के भी कहानी को समझाने वाला हूँ, तो आप समझिए। तो बाबूजी के गांव के बाहर एक घर था। बाबूजी के गांव के बाहर एक घर था देवल चारणी का। बाबूजी के घर के बाहर एक घर था देवल चारणी। इस देवल चारणी के पास उस टाइम 5000 गायें थी। 5000 गायें, 5000 गायें मतलब आज के मुकेश अंबानी समझ लो आप इस देवल चारणी को। इस दादी के पास 5000 गायें थी उस टाइम में। और उस टाइम गायों की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी, क्योंकि उस टाइम खेती और जैसे दुग्ध उत्पादन, दही उत्पादन, चाट उत्पादन, इसमें गायों का बहुत महत्व हुआ था। मतलब जीवन यापन के लिए गायें बहुत ज़्यादा महत्व। जिनके घर में एक दो भी गायें होती थी, उनको भी आप लोग मानते थे कि भाई कि ये धनवान है। अपने आज में फॉर्चुनर और उस टाइम के 2 बैल और आज की एक फॉर्चुनर बराबर थी। तो इस प्रकार इनके पास 5000 गायें थी और इनके पास एक घोड़ी थी। घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी इनके पास एक घोड़ी थी, जो कि थी आदित्य अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसको बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, ऐसी अद्वितीय या अनमोल घोड़ी थी इनके पास। इस घोड़ी को देखने दूर दूर से लोग इस घोड़ी को सिर्फ देखने के लिए आते थे। 4, 5 दिन, 10 दिन पैदल चल के इस घोड़ी को सिर्फ देखने के लिए आते थे। इस प्रकार ये देवल चारणी अपना वर्चस्व चला रहे थे।
तो एक दिन मैंने आपको बताया था कि भाई ये कहानी आगे किस पर चलने वाली, इनके बहनोई जिंदराव खींची बाबूजी के गांव आए। बाबूजी गांव आए तो सबसे पहले देखा भाई गांव से बाहर, गांव अंदर जाने वाले तो गांव के बाहर देवल चाणी का घर था। तो देवल चाणी के घर ये रुके तो बाबूजी को भाई उनके सहयोगी जो मैंने कहा ना तीनों परम मित्र, उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया भाई तेरे बहन यहाँ आया हुआ है। तो बाबूजी कहीं काम करे थे, बाबूजी यहाँ से आ रहे थे, तभी इन्होंने जिंदराव खींची ने ये केसर काल में घोड़ी देख ली। घोड़ी देखी तो इन्होंने कहा भाई ये घोड़ी मेरे को चाहिए। तो देवल चारणी को बोला कि भाई ये घोड़ी मेरे को चाहिए, आप चाहो तो भाई 5,000 गाय क्या 10,000 गाय ले लो मेरे से, क्योंकि ये जागीरदार थे वहाँ जाइल नागौर के, तो ये भी अपने आप में धनवान व्यक्ति थे। तो इन्होंने कहा भाई मैं आपको 10,000 गाय दे दूंगा इस घोड़ी के बदले, मेरे को आप ये घोड़ी दे दो। तो देवल चारणी ने कहा ये घोड़ी बिकाऊ नहीं है, गायों की बात नहीं है कि 5,000 दे दो 10,000, ये घोड़ी इसका कोई मोल नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है। तो इस प्रकार जिंदराव खींची और देवल चारणी के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया। तो तभी यहाँ से बाबूजी आए, बाबूजी ने देखा भी दोनों आपस में कुटीज रहे। तो बाबूजी आके बाबूजी ने कहा भाई ये घोड़ी बिकाऊ नहीं, ऐसा नहीं है। तो भाई जिंदराव खींची ने देवल चारणी को छोड़ दिया और बाबूजी और जिंदराव खींची आपस में कुटीजने लगे। इस प्रकार झगड़ा समाप्त हुआ। तो झगड़ा इस मुहिम पर समाप्त हुआ कि भाई ये घोड़ी बिकाऊ नहीं है। तो जिंदराव खींची यहाँ से वापस अपने गाँव जाहिल चले गए और इन्होंने कहा कि मैं वापस कभी कदम नहीं रखूंगा, कदम नहीं रखूंगा। तो जिंदराव खींची ने कहा कि भाई मैं वापस अपने यहाँ पर आपके गांव में अपने मेरे ससुराल में वापस कभी कदम नहीं रखूंगा। तो आगे की कहानी इस प्रकार है कि कुछ दिन बीते, 4 साल 2 साल बीते, उसके बाद बाबूजी का आ गया ब्याह। तो ब्याह में आप बताइए सबसे जरूरी चीजें क्या होती है? ब्याह में सबसे जरूरी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में हमने देखा कि ब्याह में सबसे जरूरी चीजें क्या होती है? एक तो लड़की होनी चाहिए और एक होना चाहिए ब्राह्मण और एक होना चाहिए बहनोई। अगर ये 3 चीजें हो तो अपन ब्याह कर सकते हैं, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। डीजे वीजे ये सब वो अपने शौक की बात है, लेकिन इन 3 चीजों के बिना आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की के बिना आप शादी करोगे किसे, और ब्राह्मण के बिना आपकी शादी करावेगा कौन, और बहनोई के बिना आप जैसे बहनोई किसी के साथ में पड़कन तो आप बहनोई को ले जाते हो। तो इस प्रकार तो ये 3 चीजें होनी जरूरी है। बाबूजी का भाई शादी होने वाली थी अमरकोट। तो अमरकोट जाने के लिए सबसे पहले आप बहनोई को जिंदराव खींची को बताना पड़ेगा भाई आप शादी में साथ चलना है। जिंदराव खींची को मैसेज भेजा, तो मैसेज का रिप्लाई आया नहीं। तो फिर उन्होंने भाई कॉल किया, तो कॉल तो ब्लैक लिस्ट में पड़ा था नंबर की, अपने तो आना नहीं, वापस अपने ससुराल में उनको कह के गया था कि भाई मेरे को घोड़ी नहीं दी, वो नाराज होकर वहाँ से चले गए थे। तो फिर बाबूजी ने एक आदमी भेजा, वो आदमी वापस नहीं आया। तो इस प्रकार बाबूजी यहाँ से देवल चारणी के पास आए और कहा कि मेरी शादी हुई है और शादी में जाने के लिए तेरी मेरे को घोड़ी चाहिए, अगर घोड़ी तुम मुझे देगी तो, अगर बाबूजी को पता था कि मैं घोड़ी लेके वहाँ जाऊँगा तो ये अपना बहनोई जिंदराव खींची वहाँ आ जाएगा। बाबूजी ने वहाँ से घोड़ी ली और अमरकोट आ गए। अमरकोट आने के बाद ये बात यूँ ही पता चली जिंदराव खींची ने कहा कि भाई देवल चारणी ने मेरे को घोड़ी नहीं दी और बाबूजी को कैसे घोड़ी दे दी। तो जिंदराव खींची यहाँ से अपनी सेना लेकर आ गया अमरकोट, किसके खिलाफ? बाबूजी के खिलाफ। तो आगे की कहानी बताता हूँ आपको, तब तक मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ ताकि ये इसमें ज़्यादा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। आगे कहानी में बताता हूँ, जस्ट इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ। तो जब बाबूजी देवल चारणी से घोड़ी लेके गए थे तो उन्होंने ये वादा करके लेके गए, अगर आपकी गायों के रक्षा के बारे में बात आई तो सबसे पहले मैं भाई घोड़ी से मैं आपकी रक्षा करूंगा, इसके बदले मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। तो जिंदराव ने सबसे पहले आक्रमण किया कि गायों पर, और गायों को उठा के ये ले गए अपने
जाइल, इनकी जो 5,000 गायें थी वो ले गए जाइल। तो ये जैसे ये बाबूजी अपने फेरे खा रहे थे तो देवल चारणी की गायें लेके गए। देवल चारणी पहुंची अमरकोट, अमरकोट पहुंची तो यहाँ पर बाबूजी फेरे ले रहे थे। तो बाबूजी ने फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड और तीसरे फेरा 25% पूर्ण हुआ था तब देवल चारणी यहाँ पर पहुंची थी। देवल चारणी यहाँ पर पहुंची थी। देवल चारणी ने कहा, तीसरे फेरे में देवल चारणी ने कहा कि भाई तीसरा पूरा फेरा पूर्ण हुआ। देवल चारणी ने कहा मेरी गाय तेरा बहन भाई खींची ले गया। तो बाबूजी बीच में खड़े हुए और कहा कि भाई बाबूजी ने वादा किया था कि बीबी आपकी मैं गायों की रक्षा मैं करूंगा। तो बाबूजी यहाँ बीच में खड़े, तो लोगों ने कहा कि फेरे पूरे कर लेते हैं उसके बाद। तो देवल चारणी ने कहा अगर फेरे पूरे करने के बाद आप जाओगे तो मेरे को कोई आपका वादा खत्म हो जाएगा, मेरे को कोई वापस गाय चाहिए नहीं, अगर जाना है तो बीच में जाओ, नहीं तो जाना ही नहीं। तो बाबूजी यहाँ से बीच में उठकर चल दी। तीसरा फेरा पूर्ण हुआ और चौथे फेरे में यहाँ से चल दी। तो बाबूजी यहाँ से बीच में निकल गए। तो इस पर एक छोटा सा 2 लाइनें हैं तो मैं आपको बताता हूँ, जो अपने प्रसिद्ध कवि गिरधारीदास आसिया की है। तो सुनिए, अमरा नारी आख्या बसगी, अमरा नारी आख्या बसगी पाबू जद परिणिजन आयो, अमरा नारी आख्या बसगी पाबू जद परिणिजन आयो, राठोडारा पावड़ा ने मनडा सु प्यारा भया, पाबू जद तीजे फेरे उठ्यो, केसर डोडा पर हरड़ाई, मंगला में भारी विघ्न पड़ियो जद कलजल करती केसर आई। तो इस प्रकार ये डिंगल भाषा की कविता 2 छंद है। तो मैं साहित्य आपको समझ में आया नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ आगे इसके बारे में, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा इसके बारे में। ये इसको समझने के बाद साहित्य बाबूजी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं आगे। तो तीसरे फेरे चौथे फेरे में यहाँ से उठ के इसके बाद मारवाड़ में 4 फेरे होने लगे। मारवाड़ में 4 फेरे होने लगे। आज भी मारवाड़ में शादी में 4 फेरे ही होते हैं। तो आप कमेंट में बताइए कि किन किन के यहाँ 4 फेरे होते हैं। इनका विवाह सुपियार दे के साथ हुआ था। सुपियार दे के साथ इन्होंने 4 फेरे लिए थे। सुपियार दे साथ 4 फेरे लिए थे। उसके बाद यहाँ से ये बाबूजी उठ के चले गए थे जाइल। जाइल गए थे बूढ़ो जी, जो इनके भाई थे, डेमा, हरमल और चांदा। डेमा, हरमल और चांदा के साथ ये यहाँ से जिंदराव खिलची के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए गए थे। तो यहाँ बीच में एक देचू गांव पड़ता है। देचू गांव में यहाँ इनके बीच में युद्ध हुआ था। देचू गांव के बीच में इनका युद्ध हुआ था। बाबूजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वीरगति को प्राप्त होने से पहले इन्होंने अपनी गायें बचा ली थी और गायें वापस देवल चारणी को 5,000 गायें वापस ला के दे दी। इस प्रकार इनकी सामान्य सी छोटी सी ये कहानी थी। कैसी लगी आपको कहानी? पढ़ा तो मैं रोज हूँ, लेकिन ये छोटी सी कहानी जो मेरी पहली कहानी थी, मैंने कोशिश की आपको पूरी समझाने की, फिर भी मेरे से कोई कमी रह गई हो, शायद रह गई होगी कमी, शायद मैंने कोशिश तो पूरी की है एकदम सही से सटीक सुनाने को, फिर भी आपकी कोई कोशिश कमी रह गई है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी क्या कमी है क्या कमी नहीं है। तो इसके बाद इन्होंने वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इनकी समाधि भी आज देचू गाँव में बनी हुई है। समाधि यहाँ पर देचू पर बनी हुई, देचू गाँव में बनी थी, लेकिन इनका मुख्य मंदिर कोल्लूमंड में ही है। तो आगे बात करते हैं इनके प्रधान मंदिर की और इनके जुड़े अन्य फैक्टों के बारे में। तो आपको कैसी लगी कहानी मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आगे बात करता हूँ मैं इनके प्रमुख मंदिरों की, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। तब तक आपको इसमें लिखना तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने बताया आपको सीधा, लेकिन फिर भी आपको कहानी के रूप में आपको मैंने बताया। आप बताइएगा कैसा समझ में आया आपको। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। आपने सुन रखी होगी कहानी तो पहले से, फिर भी मैंने आपको एक छोटी सी कोशिश मेरी ओर से की आपको समझाने की। कैसी लगी आपको जरूर बताइए मेरे को। आगे के इनके प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद इनके फड़ के बारे में बात करेंगे और बाबूजी को यहीं समाप्त करेंगे। तो 1 मिनट दीजिएगा मेरे को बस। तो बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। प्रधान मंदिर, सबसे पहले मंदिर बना देते हैं। अपना काम है कि मंदिर बनाना है सबसे पहले। ये हो गया इनका मंदिर।
बाबू जी का मंदिर, कोलूमंड, जो कि वर्तमान फलौदी में, जोधपुर फलौदी दोनों लिख देता हूँ मैं आपको, जोधपुर फलौदी। पहले फलौद जोधपुर में आता था भैया, वर्तमान में ये जोधपुर में आया आता है। इसके बारे में लिखवाता हूँ। अश्वारोही, अश्वारोही प्रतिमा जिसकी पाग, पाग मतलब पगड़ी, पाग पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम युद्ध क्षेत्र से आते हैं, युद्ध क्षेत्र हम नहीं, हम तो क्या आएंगे युद्ध क्षेत्र, अपना युद्ध करने की वो है नहीं, लेकिन जब भी युद्ध क्षेत्र से आते थे तो जब युद्ध से आते थे तो इनकी पगड़ी झुकी हुई होती थी, जब पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई थी, तो कोई भी व्यक्ति अगर बाईं ओर पगड़ी झुकी हुई आती थी तो उसको समझता था कि भाई ये युद्ध क्षेत्र से आया है। तो यहाँ पर एक नृत्य होता है, नृत्य, इसको थाली नृत्य भी कहा जाता है, थाली नृत्य, पुरुषों द्वारा बाबू जी की आराधना में किया जाता है, बाबू जी की आराधना में किया जाता है, पुरुषों द्वारा बाबू जी की आराधना में किया जाता है। यहाँ पर मेला लगता है, मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या के सामान्य फैक्ट है मैं आपको बताता हूँ। बाबू जी के राजस्थान में अन्य मंदिर है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। अब बाबू जी के राजस्थान में अन्य मंदिर है, तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, ये आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट लीजिए, सीधा मैंने बताया आपको। इसके बाद आगे इनके अन्य मंदिरों के बारे में बात करता हूँ। थोड़ी मेरे ख्याल से मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो शायद आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे, तो मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे कि मैं स्लो बोलने की कोशिश करूँ। मेरे ख्याल से ज़्यादा है स्पीड थोड़ी। अन्य मंदिर, अन्य मंदिर में सबसे पहले हो गया आड़, उदयपुर, देचू, फलोदी, जोधपुर, और एक इनका है पालगांव जोधपुर, पालगांव जोधपुर, पालगांव जोधपुर में इसका तीसरा मंदिर है। इस प्रकार ये तीन इनके अन्य मंदिर हो गए। इस प्रकार इन्होंने, हमने मंदिरों की बात की, मंदिरों से पहले हमने बात की थी उनकी कहानी थी, वो कहानी से पहले हमने आधार कार्ड बनाया था। ये तीन चीज़ों के बारे में अभी इनके बारे में बात की, और लास्ट थिंग जो बात पीछे बचती है तो इनके बारे में, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूरे बाबू जी की फट, उसके बारे में आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नोट शायद कर लिया होगा आपने, आशा करता हूँ कि आप नोट कर रहे हैं साथ साथ में। तो बात करते हैं इनके फट के बारे में। तो हेडिंग है बाबू जी की फट, बाबू जी की फट, 4-5 फैक्ट है मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ज़्यादा तमाम समय नहीं लेते हुए वाचन करते हैं। नायक जाति के भूपे, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, रावणता, रावणता, वाद्य यंत्र रावणता के, और इनके इसका वाचन करते हैं। फावड़े गाए जाते हैं, फावड़े गाए जाते हैं, और फावड़े गाते समय माड वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें फट के समय रावणता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, और वहीं फावड़े गाते समय माड वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। फावड़े में वीर पुरुषों की गाथाएं गाई जाती हैं, गाथाएं गाई जाती हैं, वीर पुरुषों की गाथाएं फावड़ों में गाई जाती हैं। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फट है इसका फैक्ट हो गया अलग। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फट,
क्वेश्चन आ जाए ऑनलाइन में, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की है? तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा बाबूजी। सबसे लोकप्रिय फल, लोकप्रिय, और सबसे पहले इनका चित्रण ऊपर ले लो, शायद नीचे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर एक और फैक्ट है। सबसे पहले इनका चित्रण धूलजी नामक चितेरे ने किया। धूलजी नामक चितेरे ने बाबूजी के फड़ का सबसे पहले चित्रण किया। तो इस प्रकार अपने बाबूजी जो कि एक बड़े लोक देवता थे, उनके बारे में हमने चर्चा की आज की क्लास में। उनके बारे में सब A to Z सब फैक्टों के बारे में बात की। तो कैसी रही आज की क्लास बताइएगा, और आगे क्लास में जुड़े रहने के लिए हमारे टीचर क्लासेस को फॉलो करिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। मैं लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और रोजाना करंट अफेयर और क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कैसी रही आज की क्लास बताइएगा। तो आज मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राम राम, खम्मा गणी, जय हिंद।